लेकिन आप वही दलित पिछड़ा करके आप वही गुंडा मवाली बनाए। आप हमारे देश के युवाओं को पता है गुंडा मवाली बना रहे हैं जय श्री राम कह के। अमित शाह का बेटा क्यों नहीं कर रहा है जय श्री राम? कानून अब कोई सरकारें लागू नहीं करेंगी, अब देश की जनता लागू करेगी। और देश को कोई भारत का प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री नहीं चलाएंगे, देश को देश की जनता चलाएगी, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, नेता का नेता के लिए और अधिकारियों के द्वारा है सर इस देश में। अगर नहीं है तो आप देख लीजिए कहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री का बंगला 2 एकड़ में होना चाहिए और गरीब के पास झोपड़ी भी नहीं होना चाहिए। कब तक हमारे देश के आदमी के नाम पे आप वोट करोगे, राजनीति करोगे? वो पिछड़ा है, वो दलित है। अरे वो दलित नहीं है, दलित तुम हो। तो क्या सर मूर्खों से ही मिलते होंगे फिर नेताओं से? पढ़े लिखे लोगों से मिलिए तो मजा आए। नेता मूर्ख होते हैं? नेता कौन सा नेता पढ़ा लिखा है बता दीजिए सर। लेफ्टिस्ट क्या होता है? राइटिस्ट लेफ्टिस्ट क्या है? आपका शरीर है तो एक राइट भी होगा एक लेफ्ट भी होगा, तो इसको काट दोगे? धर्म रक्षित रक्षति, जो धर्म की रक्षा करेगा। पढ़ा भी नहीं है धर्म रक्षतो रक्षता, हमको जरूरत भी नहीं है इसकी। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और महापरिवर्तन जन आंदोलन चल रहा है। जयप्रकाश नारायण की तस्वीर लगी है। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या है राइट टू रिजेक्ट? सर हम लोग 3 कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा, जनतंत्र स्थापित होगा और भारत से पूरी तरीके से भ्रष्टाचार खत्म होगा। जिसमें पहला कानून है खारिज करने का अधिकार। जनप्रतिनिधि से लेकर जुडिशियरी और आला अफसर तक को पद से हटाने की हम लोग मांग कर रहे हैं वोटिंग राइट के माध्यम से, कि कार्य समीक्षा हो। कोई भी अधिकारी है, नेता है, इनके घर के बाहर, इनके ऑफिस में कार्य समीक्षा प्रणाली की मशीन लगे और जनता जब इनसे नाखुश हो तो उनके खिलाफ वोट करे, अगर खुश है तो उनके पक्ष में वोट करे। अगर 10% या 15% उनके खिलाफत में वोट जाती है तो उसकी जांच हो और दोषी पाए जाने। 100 में 15% भी खिलाफ में जाए तो भी हटा दीजिए। अगर 85% लोग 100 वोट हुआ, उसमें 85 उसके समर्थन में है और 15 खिलाफ है, तो वो हटेगा नहीं सर, उन पर जांच होगी। जांच में अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्यवाही होगी और वो जेल भी जाएंगे, चाहे वो नेता हो चाहे वो अधिकारी हो। इससे क्या फायदा होगा? इससे सर भ्रष्टाचार खत्म होगा। अगर आप एक उदाहरण लेते हैं, एक पुलिस थाने का, एक जो थाने का इंचार्ज है वो किसी की एफआईआर नहीं लिख रहा है, किसी के दबाव में या किसी के प्रभाव में वो नहीं लिखना चाहता। परसेप्शन है या रियलिटी है? ये रियलिटी है सर, ये रियलिटी है। थाने में एफआईआर नहीं होती? नहीं होती सर। महिलाओं के केस में देख लीजिए, कुछ गरीबों के ऐसे केसेस में, बहुत सारे ऐसे केस हैं जिस पर एफआईआर नहीं होती। उनको जाकर के अंतिम में कोर्ट का शरण लेना पड़ता है और उस समय लोगों, हर कोई के पास आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती कि वो कोर्ट में एक वकील हायर करे और तब जाकर के वो अपना एफआईआर दर्ज कराए। क्या नाम है आप? मेरा नाम प्रियंका है। क्या करती हैं? मैं जॉब करती थी, अभी फिलहाल ये कानून बनाने की मांग कर रही हूँ। भी आंदोलन कर रहे हैं हम यहाँ से। हम 2000 किलोमीटर की पदयात्रा वैशाली बिहार से शुरू किए थे और 9 राज्यों को होकर के हम यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पहुँचे हुए हैं। और क्या चाहती हैं? 3 कानून बनवाना चाह रही हूँ। एक तो हो गया राइट टू रिजेक्ट, दूसरा है जनमत संग्रह का अधिकार। जनमत संग्रह में केंद्रीय सूची या राज्य सूची से कोई भी कानून बने, उसमें जनता को वोटिंग राइट मिले, जनता वोट के माध्यम से अपना पक्ष रखे और अगर जनता संतुष्ट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं संतुष्ट है तो वो कानून को वापस ले, उसमें सुधार किया जाए और वापस अच्छे से प्रस्तुत किया जाए, ताकि एक बेहतर तरीके से कानून प्रस्तुत हो। और देश में कानून अब कोई सरकारें लागू नहीं करेंगी, अब देश की जनता लागू करेगी और देश को कोई भारत का प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री नहीं चलाएंगे, देश को देश की जनता चलाएगी, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। तो क्या इस संविधान से भी असहमति है? सर कानून जो बनता है उसमें जनता से कहाँ पूछा जाता है? कानून बनता है कुछ जो संविधान है फिलहाल हमारा जो संविधान है उसका प्रियम्बल है, उससे भी असहमति है? नहीं सर, संविधान तो भारत का बहुत अच्छा बनाया गया है, लेकिन जनमत संग्रह का अधिकार जनता के पास नहीं है जो होना चाहिए। हम संविधान पर तीसरा क्या है? कानून सुधार में जनता की भागीदारी। आप जैसे किसान आंदोलन जब हुआ था तो अगर किसान के कुछ नेताओं को बुला करके उनके बातों को रख लिया जाता और उसको उसमें इम्प्लीमेंट कर देते तो आंदोलन नहीं होता। जनहानि, धनहानि और भारत की प्राचीर पर हमला। तो कोई ऐसा ऐसी व्यवस्था किसी और देश में है? हाँ सर, अन्य 50 देशों में है, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका के भी कुछ जगहों पर है। कई ऐसे देशों में लगभग 50 ऐसे देश है जहाँ ये कानून है। तो मैडम पढ़ी लिखी है, पीएचडी किया आपने? हाँ। किस सब्जेक्ट से? मैंने ह्यूमन रिसोर्स और इंडस्ट्रियल रिलेशन से किया है। कहाँ पढ़ा रही थी अभी आप? मैं सर अभी मैंने जॉब छोड़ी तब मैं एडिस में थी। तो ये इसी को लेकर आपने नौकरी छोड़ दिया, आंदोलन चला रहे हैं? नहीं सर, जब हम हिंदुस्तान आए तो हमने एक चीज़ देखी कि जब ये कोरोना हुआ तो भारत का ओरिजिनल विकास उसी दिन हमको देखा। पहले हमें भी लगता था कि भारत ने कुछ तरक्की की है। जब लोगों को संघर्ष करते देखा, पैदल चलते देखा, ऑक्सीजन की वजह से मरते देखा, बेड नहीं देखे, लाशें देखी, सिर्फ रोते बिलखते लोग देखे, तो मुझे लगा मेरे भारत में कुछ नहीं हुआ है, हम गलतफहमी के शिकार थे।
कि एम्स बन गया तो अपोलो बन गए तो वो अस्पताल ये अस्पताल, हमारा गलत फहमी था सर। देश में कोई भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म है। प्राइवेट अस्पताल तो है सर हर गरीब व्यक्ति नहीं जा सकता प्राइवेट अस्पताल। आयुष्मान कार्ड भी एक छलावा है, धोखा है, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है आयुष्मान कार्ड। अगर इसकी बारीकी से जांच हो तो पता चलेगा। जो अनपढ़ व्यक्ति है ना गांव का, वो इलाज कराता है 10,000 का और कार्ड से निकल जाते हैं 50,000। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशन है उसको मजबूत किया जाए, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ देश में एकल शिक्षा प्रणाली हो, एकल स्वास्थ्य व्यवस्था हो। भारत का अगर कोई भी नेता, हम कहते हैं वो प्राइवेट में जाके इलाज क्यों कराएगा, सरकारी में कराए, उसी ने बनवाया ना। एम्स में ही कराते हैं, नेता लोग तो सब सरकारी अस्पताल में ही जाते हैं। नेताओं के बच्चे तो सब IIT IIM सरकारी इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ते हैं। सर आप उन सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को, पिछले 10 साल में किसी नेता को नहीं देखा अगर भारत में इलाज करा रहे हैं तो वो एम्स में ही इलाज कराते हैं। उनको तो सरकारी अस्पताल पर ही भरोसा है। तो सर हमारे आपके जैसे लोग प्राइवेट में मरने के लिए मजबूर हैं। भारत में अगर प्राइवेट स्कूल खुले हैं, इसका मतलब सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने में नाकाम रही है। ये सरकारी अस्पतालों की, सरकारों की विफलता का परिणाम है। प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं, मैं सबका विरोध करती हूँ। भारत में अगर हमारा आपका जन्म हुआ है, मोदी 60 साल तो कांग्रेस थी, तो उसके लिए तो कांग्रेस जिम्मेदार है। मैं आज तक जितने प्रधानमंत्री चाहे जिसी भी पार्टी के बने हों, किसी भी पार्टी के हों, देश के लिए काम नहीं किया, अपने लिए किया। अब्राहम लिंकन की कही हुई बातों को इन्होंने सिरे से खारिज किया कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, नेता का नेता के लिए और अधिकारियों के द्वारा है सर इस देश में। अगर नहीं है तो आप देख लीजिए। लेकिन मोदी जी तो गरीबों की सरकार चला रहे हैं। सर ऐसा गरीब आप नहीं बनना चाहेंगे जैसे वो हैं। 141 करोड़ लोगों को बता दीजिए और वो प्रक्रिया भी बता दीजिए सर, सब सबको मिल जाए। प्राइवेट जेट सबको खरीदवा दीजिए सर, वो 8-8 करोड़ वाला। वो तो प्रधानमंत्री पद के लिए है ना, प्राइवेट मोदी जी का संपत्ति थोड़ी है। सर प्रधानमंत्री कौन है? ये जितने भारत के नेता हैं ना, चाहे कोई भी पार्टी के हों, ये कहते हैं हम देश सेवक हैं। देश सेवक किस नाम की सिक्योरिटी ले रहा है, किस नाम से तनख्वाह ले रहा है, किस नाम से बगले में रह रहा है? मेरे भारत का संविधान कहता है आर्थिक समानता की बात। कहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री का बंगला 2 एकड़ में होना चाहिए और गरीब के पास झोपड़ी भी नहीं होना चाहिए? कहाँ लिखा है कि राष्ट्रपति का मकान 3 एकड़ में होना चाहिए और गरीब के पास भुखमरी और वो मर जाए? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चाहते हैं झुग्गी में रहें। हम चाहते हैं कि 2 कमरे में रहें जैसे आम जनता रहती है। वो सेवक हैं, भारत का नेता, भारत के अधिकारी मेरे नौकर हैं। मैं तनख्वाह देती हूँ, मैं टैक्स के रूप में देती हूँ। और ये जो कहते हैं ना ये फ्री दे दिया, ये फ्री कहाँ से आता है भाई? कौन सा अपने बाप की संपत्ति बेचे हो? सरकारों को टैक्स जाता है, सरकार टैक्स को कलेक्ट करती है और प्रॉपर टैक्स के पैसे को एलोकेशन चाहते हैं कि जनता हो या प्रधानमंत्री हो, एक ही जैसी सुविधा। एग्जैक्टली हमारे देश के संविधान में लिखा है सर। कब तक हमारे देश के आदमी के नाम पे आप वोट करोगे, राजनीति करोगे? वो पिछड़ा है, वो दलित है। अरे वो दलित नहीं है, दलित तुम हो। तुम सबका हक मार रहे हो। अगर आज दलित है, भुखमरी का शिकार है, शिक्षा से वंचित है, तो सर सरकार और मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैंने वो काम नहीं किया कि एक अनपढ़ लड़के का हाथ पकड़ के उसको स्कूल ले जाऊं और कहूं इस लड़के को मैं पढ़ाऊंगी। इस देश में हम वो व्यवस्था चाहते हैं। अब हम भी मानते हैं कि जब देश, मतलब पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी सरकार की हो, पढ़ाई हर एक चीज, रोटी कपड़ा और मकान। आप कहते हैं प्रधानमंत्री वो आवास योजना किसको मिला है सर? आप अगर इसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप इनके डेटा निकालिए तो आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। आयुष्मान कार्ड ले लीजिए, कुछ भी अच्छा नहीं होता दिख रहा है, सब गड़बड़ दिख रहा है। सब गड़बड़ है सर। देश में लोग आंदोलन करते हैं, दूसरे देशों में मेरे दोस्त हैं, वो पूछते हैं कि क्यों यार तेरे देश में आंदोलन ही होता है कि कभी कोई काम भी होता है? हमसे पूछा जाता है सर। दूसरे देशों में मेरे दोस्त हैं, आए दिन आंदोलन। सर देश की कितनी बदनामी कराओगे यार? अन्नदाता आंदोलनकारी गलती की गलती है या सरकार की गलती? आंदोलनकारी गलत नहीं, जो भूखा होगा वही रोटी मांगेगा। सरकार गलत है, सरकार विफल है देश को चला पाने में। और आपने मोदी जी की गरीबी की जो बात की, वो हर लाइन पे झूठ बोलते हैं। वो मेरे देश का नेता है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, मेरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वो जुमलेबाज हैं, झूठेबाज हैं, धोखेबाज हैं। वो कहते हैं 2 करोड़ नौकरी, 2000 नौकरी भी तुमने नहीं दी। तुमने कहा मैं बर्तन मांजने वाली का बेटा हूँ, तुम किसी के लिए मत करते, बर्तन मांजने वाले महिलाओं के लिए ही कर देते। कर तो दिया सबको, सिलेंडर तक घर घर पहुँचा दिया फ्री में। जी सिलेंडर मैं भी आज आपके नाम दे देती हूँ, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है भराने की। 1200 रुपये है। आपके देश में पेट्रोल है 100 रुपये, 100-110 के आसपास का ये रेशियो चल रहा है। आप राशन खरीदते हो 5000 का, मोबाइल रिचार्ज है 700 का और आपको मिलता है पेंशन 500। जी कैसे चला लोगे घर? किसानों की भी मदद कर रहे हैं, 6000 रुपये दे रहे हैं। किसानों की वो क्या मदद कर रहे हैं सर? सालाना 6000 रुपये दे रहे हैं। बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं मोदी जी।
बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। गाड़ी तक को 60,000 रुपये सालाना मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, तो सबको यहाँ तक कि आप देखिए कि 5 किलो राशन दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट 80 करोड़ ये जनता विकास को। है सर, ये विकास का नहीं, ये शर्म का विषय है। आप कृषि प्रधान देश हिंदुस्तान में रहते हैं, आपके आंकड़े हैं कि 80% व्यक्ति यहाँ खेती करता है और आप 5 किलो राशन बांट रहे हैं। और फ्रंट पेज में आता है भास्कर में, सबसे लीडिंग पेपर है प्रिंट मीडिया का हमारे शहर में, उसमें आता है कि हमने इतने लाख परिवारों को 5 किलो राशन। ये गर्व का रही है, शर्म का विषय है। तो आपको लगता है कि मतलब कुछ भी अच्छा नहीं किया मोदी जी? अच्छा नहीं, मोदी जी ने, भारत की सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। धरना स्थल में आप खड़े हैं सर, मैं कल की स्टोरी बताती हूँ। मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर हूँ। पुलिस वाले हमारी सबकी सुरक्षा के लिए होते हैं। जब कल बारिश हो रही थी, यहाँ पर मैंने महिलाओं को ठंड में ठिठुरते और देखा, उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है। धरना स्थल में लोकतांत्रिक तरीके से कोई धरना दे रहा है तो आप छोटे छोटे शेड बना दीजिए कि बारिश हो, कुछ हो तो आदमी परेशान ना हो। अब लगता है लंदन अमेरिका ज़्यादा घूम आए हैं। सर हमारे नेता हमसे ज़्यादा जाते हैं, इतने बार डेलीगेट जाता है, ये क्या करने जाता है सर? वहाँ से कुछ सीख के भी आए। अगर आप मेरे घर आएंगे, मैं आपके घर जाऊँ, आपका घर सुंदर लगेगा तो मैं फोटो खींचूंगी, मैं बोलूंगी नहीं नहीं मैं तो शंभू जी जैसा एक घर बनाऊंगी। तो ये लोग भी वहाँ से सीख के आते थे। सुंदर और खराब तो मिथ है ना, आपकी सोच है। कोई जो जहाँ खुश है वो खुश है। सर खुश इस देश में कोई नहीं है, बस कुछ लगभग 0.75% लोग इस देश में खुश हैं। 0.75, ये मेरे एग्जैक्ट आंकड़े हैं। भारत में जब जेल बना था ना, वो सुधार गृह। वैशाली जिला की हैं? नहीं, मैं तो मध्य छत्तीसगढ़ की हूँ। तो वैशाली क्यों चुना? वैशाली से क्यों पैदल आई? लोकतंत्र की धरती है, गणतंत्र की धरती। वहाँ गई थी अब वैशाली? Exactly, मैंने वहीं से यात्रा शुरू की है। पूरी दुनिया को लोकतंत्र वहीं से मिला। गणतंत्र की धरती है, महावीर की धरती है, बुद्ध की धरती है। घर वाले नहीं समझाते आपको कि सब किस चक्कर में पड़ी हो? नौकरी छोड़ के पीएचडी किया, विदेश में नौकरी कर रही थी, सब कहाँ पड़ी मैं हो? आजाद भारत की आजाद महिला हूँ। ये देश ही मेरा घर है, मेरे देश का संविधान और मुझे इजाज़त देता है कि मैं देश हित में। सर वो इंसान नहीं है जो जिसने अपने समाज को, समाज मतलब देश, पूरे देश को आगे बढ़ाने में 1% भी भूमिका नहीं निभाई। तो मोदी जी आपको फिट नहीं लग रहे हैं, बाकी सब फिट लग रहा है। मोदी जी फिट है तो लागू कर दें, कर दे, राज करेंगे, 3 कानून लागू कर दे। दलित को और एसटी को, एससी को, जितने भी हमारे देश में छोटी जातियों के नाम पे वोट लेते हैं, सबको कानूनी अधिकार दे दे, वोटिंग राइट। सबसे ज्यादा राइट टू रिजेक्ट में उन्हीं को फायदा होने वाला है, उन्हीं को फायदा होगा। सर सबसे ज्यादा शोषण उन्हीं का होता है, हर बहाने से होता है सर, हर स्टेप में होता है। यहाँ से वहाँ वो चलेगा ना 5 कदम में 4.5 कदम उसका शोषण हो जाता है, और 1 कदम पीछे ही आधा छुटा रहता है, बराबर में रख भी नहीं पाता। तो जिस दिन राइट टू रिजेक्ट आएगा, उसको ये तो पता है ना, वो 2 कलर तो जानता है ना, लाल और हरा। तो है पिछड़े समाज से, पिछड़ों दलितों के लेकर सर क्या किए? देखिए सर, जाति की राम मंदिर बना दिए, धर्म की रक्षा कर रहे हमने तो नहीं हैं। मांगा सर राम मंदिर, हमने तो रोजगार मांगा। हमको भगवान को नहीं मानते होंगे? सर भगवान मेरी आस्था का विषय है। मैं राम को भी मानती हूँ, मैं कृष्ण को भी मानती हूँ, दुर्गा को भी मानती हूँ, मैं अल्लाह को भी मानती हूँ। उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, हमने काशी नहीं मांगा कॉरिडोर सर, सजा आपने दिया, मांगा राम मंदिर? भगवान महाकाल का मंदिर ठीक आप मेरे सवाल का जवाब दें। आपने, आपकी मांग राम मंदिर है, मेरी मांग नहीं है। मेरी मांग रोजगार, महंगाई, धर्म रक्षित रक्षति, जो ये धर्म क्या की होता है? रक्षा हमने तो करेगा। ये पढ़ा भी नहीं है, धर्म रक्षतो रक्षता, हमको जरूरत भी नहीं है इसकी, मुझे बिल्कुल नीड नहीं है। मेरे को आर्थिक समानता देश के हर व्यक्ति को चाहिए। मेरे शहर के अंदर एक झोपड़ी नहीं होना चाहिए, मेरे प्रदेश के अंदर। सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है। नहीं, इस आपको काम खाना चाहिए या धर्म चाहिए? मुझे खाना भी नहीं चाहिए, पहले मुझे रोजगार चाहिए। खाना सिर्फ आप मुझे देंगे, पर अगर आप मुझे रोजगार देंगे तो मैं अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ाऊंगी। पढ़ल लिखल टाइप से बात कर रही हैं। तो क्या सर मूर्खों से ही मिलते होंगे फिर नेताओं से? पढ़े लिखे लोगों से मिलिए तो मजा आए। नेता मूर्ख होते हैं? नेता कौन सा नेता पढ़ा लिखा है बता दीजिए। मोदी जी मास्टर इंटायर इन पॉलिटिकल साइंस मैंने आपके माध्यम से कहती हूँ, मोदी जी के पास डिग्री नहीं है, वो अपने आप को अपमानित महसूस ना करे, मेरी डिग्री ले ले। राहुल गांधी को भी लोग अपना मकान दिए, उनके पास मकान नहीं था। ये बताइए, पढ़ा लिखा आदमी होशियार होगा ही कहाँ? बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं इस देश में जिन्होंने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। और इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। पढ़े लिखे गुरु घासीदास महाराज कितना पढ़े लिखे थे? मैं आपके हर इस बात पूरा ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने इतना काम किया छत्तीसगढ़ के। सर अगर मैं अनपढ़, आप अगर अनपढ़ हैं, लेकिन देश को और समाज को आपके अंदर बदलने का जज्बा है, तो आपसे ज्यादा योग्य व्यक्ति इस जमीन पे कोई नहीं है। तो मोदी जी दिन रात मेहनत करे काम यार, नौकरी वो इस्तीफा दे दे, देश बदल देंगे हम लोग। वैसे ही आप में भी योग्यता है सर, आप अयोग्य व्यक्ति नहीं है जो आप यहाँ पे खड़े हैं। पत्रकार सब तो दलाली करता रहता है।
देखिए सर, मैं हाथ कह रहे थे सब नहीं, डरा हुआ मैं बिल्कुल आपकी बात बता दूं, पत्रकार दलाल है, लेकिन आत्मनिर्भर जो पत्रकार है वो ईमानदार है, और वो आत्मनिर्भर इसीलिए बन पाया क्योंकि उसने अभी जमीर नहीं बेची है। जिस दिन वो भी जमीर बेचेगा वो भी दलाली कहलाए। बीवी की चिंता है पत्रकारों को, और घर की चिंता है, बच्चों की चिंता है, इसलिए नहीं होनी बेचारा चाहिए। डरा हुआ है। बिल्कुल नहीं होनी मतलब चाहिए। अपने घर परिवार की चिंता नहीं होनी चाहिए। वो चिंता स्वाभाविक है, वो जेनरिक है। फैमिली मैन बुरा होता है क्या मैम? जो आदमी परिवार बच्चों की जिम्मेदारी संभाले, सर देखिए, फैमिली मैन आदमी बुरा आपको होता है? बता दूं, मैं कुछ पत्रकारों को जानती हूं, बहुत डिटेल में नहीं जानती हूं, हो सकता है मेरा करेक्ट कर दीजिएगा गलत हूं तो। रवीश कुमार कोई खराब पत्रकार थे? आप लेफ्टिस्ट वाली भाषा बोल रहे हैं। लेफ्टिस्ट क्या होता है? लेफ्टिस्ट एक मिनट सर, लेफ्टिस्ट क्या होता है? राइटिस्ट लेफ्टिस्ट क्या है? आपका शरीर है तो एक राइट भी होगा, एक लेफ्ट भी होगा, तो इसको काट दोगे? भारतीय संस्कृति सनातन व्यवस्था को जो न माने मैं वामपंथी भारत है। की, मैं वामपंथी, अगर आपको लगता है आप घोषित कर दीजिए। मैं देश के संविधान को मानती हूँ और देश संविधान से चलेगा, देश आर्थिक समानता से चलेगा। पीछे खड़े हुए व्यक्ति को आगे जब आप लेके आएंगे तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप वही दलित पिछड़ा करके आप वही गुंडा मवाली बनाए। आप हमारे देश के युवाओं को पता है गुंडा मवाली बना रहे हैं, जय श्री राम कह के। अमित शाह का बेटा क्यों नहीं कर रहा है जय श्री राम? अंबानी अडानी का बेटा क्यों जय श्री राम नहीं कर रहा है? रेडी पटरी वालों को जय श्री राम कराते हो, जिन बच्चों को अभी ज्ञान नहीं, लेकिन उन बच्चों का हाथ पकड़ के स्कूल नहीं ले जा रहे हो। उसकी ले जाओ ना स्कूल, शिक्षित बनाओ। सर, योग्यता से देश बदलेगा। जब मेरे देश का एक एक लड़का लड़की शिक्षित होगा, ये देश बदलेगा। और हम नेताओं को बता देंगे कि योग्यता हर लड़के में है, काबिलियत हर लड़की में है, बस उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है इस देश में। आपका भी कुछ कहना है? बिल्कुल, मेरा कहना है कि जो व्यवस्था परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, इसमें मोदी जी को इन 3 कानूनों पर विचार करना चाहिए। हमने ज्ञापन दिया है, अगर वो इस पर कानून संसद में बनेगा ना? बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इन 3 कानूनों की चर्चा हमारे दोषपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था में होनी चाहिए। तभी तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। महापरिवर्तन जन आंदोलन था, पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं? डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया ये भी आपको मौका देता है कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख सकते हैं पूरी बातचीत पर। सर, आपने डिजिटल मीडिया का तो मैं बता देती हूँ, भारत में एक बड़ा लंबा चौड़ा घोटाला है डिजिटल इंडिया का, है ना? आप माने ना माने, मैं मानती हूँ। डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमारा भरोसा उठ गया है। देखिए, पहले लोग पिछली बार कह के आए 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला स्कैम, सब कुछ भी घोटाला साबित नहीं हुआ। अब जब भी कोई कहता है ना घोटाला, तो मुझे राजनीति समझ में आती है। कहाँ? अच्छा, अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ राजनीति। हमारे साथी हैं जयसिंह राजपूत, अन्ना भी कहते थे अब कानून बाहर सड़क पर बनेगा, संसद में नहीं बनेगा। पता चला आए ना अन्ना जी, आने, मैं उनको स्वागत करती हूँ यार, आ तो जाएं, वो आ जाएं। हम तो बुला रहे हैं, हम तो उन्हीं के नेतृत्व में करेंगे आंदोलन। आप उनको बुला लीजिए, भिजवा दीजिए मेरा मैसेज। डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमने भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के गृह मंत्री और भारत में जहाँ जहाँ हमने 9 राज्यों में की, सबके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल को अपने आंदोलन की जानकारी दी, सुरक्षा की बात की, जो एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया थी। उस डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज तक मुझे किसी ने संपर्क भी नहीं किया। चलिए, तो पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।